नोमैडिक एम्पायर्स। अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी से ही ग्रेट एम्पायर्स ऑफ द यूरो एशियन कॉन्टिनेंट को ये रियलाइज़ हो गया था कि एक डेंजर उभर के आ रहा है, एक न्यू पॉलिटिकल पावर। कहाँ? स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया में। कौन? जेंगिस खान, विद इन ब्रैकेट D.1227। ये क्या कर रहा था? मंगोल पीपल को यूनाइट कर रहा था। वैसे जेंगिस खान का पॉलिटिकल विजन जो था, इट वेंट फार बियॉन्ड द क्रिएशन ऑफ अ कॉन्फेडरेसी ऑफ मंगोल ट्राइब्स। ही हैड अ मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड। वैसे उसका अपना लाइफ टाइम जो था वो पूरी तरह से इसी में गया कि वो कंसोलिडेट करता रहा हिज होल्ड ओवर द मंगोल ट्राइब्स, लीडिंग देम, डायरेक्टिंग द कैंपेन्स इनटू एडजॉइनिंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज? नॉर्थ चाइना, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, रशियन स्टेपीज। लेकिन आगे चल के उसके डिसेंडेंट्स जो थे, दे ट्रैवल्ड फर्दर अफील्ड टू फुलफिल जेंगिस खान्स विजन and create the largest empire the world had ever seen. जेंगिस खान के आदर्शों पे चल के उनके ग्रैंडसन मोंके विद इन ब्रैकेट 1251 to 60 ने वार्निंग दे डाली थी किसको? फ्रेंच रूलर को, लुई नाइन्थ विद इन ब्रैकेट 1226 to 70। उन्होंने कहा कि इन हेवन देयर इज ओनली वन इटर्नल स्काई, ऑन अर्थ देयर इज ओनली वन लॉर्ड, जेंगिस खान द सन ऑफ हेवन। When, by the power of the eternal heaven, the whole world from rising of the sun to its setting shall be one in joy and peace, then it will be made clear what we are going to do. If, when you have understood the decree of eternal heaven, you are unwilling to pay attention and believe it, saying, our country is far away, our mountains are mighty, our sea is vast, and in this confidence you bring an army against us, we know what we can do. He who made easy what was difficult and near what was far off, the eternal heaven knows. ये सारा कुछ एम्प्टी थ्रेट नहीं था। 1236 to 41 के दौरान काफ़ी सारे कैंपेन्स किए। किसने? बाटू ने। कौन बाटू? अनदर ग्रैंडसन ऑफ जेंगिस खान। उसने डिवास्टेट किया रशियन लैंड्स को। कहाँ तक? अप टू मॉस्को, सीज पोलैंड, हंगेरी, कैंपेन्ड आउटसाइड वियना। 13th सेंचुरी में आते आते सही में ऐसा लगने लगा कि इटर्नल स्काई वॉज ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स एंड मेनी पार्ट्स ऑफ चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप सॉ। उन्होंने देखा, विटनेस किया कि जेंगिस खान्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इनहैबिटेड वर्ल्ड ऑफ द राथ ऑफ गॉड एंड द बिगिनिंग ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। मंगोल एम्पायर जो क्रिएट हुआ, इसने बाकी सबको ड्वार्फ कैसे बना दिया? कैसे वो वर्ल्ड कॉन्क्वेरर बन गए? अलेक्जेंडर, इन अ प्री इंडस्ट्रियल एज ऑफ पुअर टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशंस, इनके पास ऐसे कौन से स्किल्स थे जिससे कि मंगोल्स ने एडमिनिस्टर किया, कंट्रोल किया सच वास्ट डोमिनियन? For someone so self-confidently aware of his moral, divinely dispensed right to rule, how did Genghis Khan relate to the diverse social and religious groups that comprised his dominion? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन समझने से पहले हमें झांकना पड़ेगा मंगोल्स के सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड में। मंगोल्स वर अ डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज। किसके साथ? to the Tatars, Khitan, Manchus in the west और Turkic tribes कहाँ से? west से। Some of the Mongols were pastoralists while others were hunter-gatherers. Pastoralists क्या करते थे? They tended horses, sheep and to a lesser extent cattle, goats, camels. They nomadized in the steppes of Central Asia in a tract of land in the area of the modern state of Mongolia. This was and still is a majestic landscape with wide horizons, rolling plains ringed by the snow-capped Altai mountains west में and arid Gobi desert south में, drained by the Onan and Selenga rivers and myriad springs from the melting snows of the hills north and west में, lush luxuriant grasses for pasture and considerable small game were available in a good season. अगला ग्रुप है हंटर गैदरर्स का। वो कहाँ रहते थे?
north of the pastoralists in the Siberian forests. They were a humbler body of people than the pastoralists, making a living from trade in furs of animals trapped in the summer months. There were extremes of temperature in the entire region. Winters जो होते थे वो harsh, long होते थे, followed by summers जो कि होते थे brief, dry. Agriculture was possible in the pastoral regions during short periods of the year. But the Mongols, unlike some of the Turks further west, did not take to farming. Neither the pastoral nor the hunting gathering economies could sustain dense population settlements. And तभी हमें कोई cities यहाँ नहीं मिलते हैं. The Mongols lived in tents, gurs, traveled with their herds from their winter to summer pasture lands. Ethnic and language ties से Mongol people unite तो थे, but scarce resources meant that their society was divided into patrilineal lineages. The richer families were larger, possessed more animals and pasture lands. They therefore had many followers and were more influential in local politics. अभी periodic natural calamities जैसे कि unusually harsh cold winters when game and stored provisions ran out या फिर drought which parched the grasslands, इससे क्या होता था? It would force the families to forage further afield, leading to conflict over pasture lands and predatory raids in search of livestock. ओकेशनली देखा गया है कि फैमिलीज ग्रुपिज्म करती थी. दे वुड अलाई फॉर ऑफेंसिव और डिफेंसिव पर्पसेस अराउंड रिचर और मोर पावरफुल लाइनेजेस. बट barring the few exceptions, these confederacies were usually small, short-lived. अभी जो जेंगिस खान के कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल एंड टर्किश ट्राइब का साइज था, it was perhaps matched only by which had been stitched together in the 5th century by Attila within bracket D.453. वैसे अटिला के कंपैरिजन में जेंगिस खान का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल था एंड इट सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर. इट वाज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्जर आर्मीज विद सुपीरियर इक्विपमेंट. कहाँ? चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप. As they established control over these regions, the Mongols administered complex agrarian economies, urban settlements, sedentary societies that were quite distant from their own social experience and habitat. So, social and political organization of nomadic and agrarian economies बहुत different थी, yet the two societies were hardly foreign to each other. जैसे कि स्टेपिलैंड्स के पास स्कैंट रिसोर्सेज होते थे, दस मंगोल्स एंड अदर सेंट्रल एशियन नोमैड्स ये ट्रेड एंड बार्टर करते थे. किसके साथ? विथ सेडेंटरी नेबर्स इन चाइना. दिस वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज. चाइना देता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड आयरन यूटेंसिल्स और ये लोग देते थे हॉर्सेस, फर्स एंड गेम स्ट्रैप्ड इन स्टेपिंग. कॉमर्स वाज नॉट विदाउट इट्स टेंशन. टू ग्रुप्स कई बार अनहेजिटेटिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर. किस लिए? टू एनहांस प्रॉफिट. व्हेन द मंगोल लाइनेजेस अलाइड दे कुड फोर्स देयर चाइनीज नेबर्स टू ऑफर बेटर टर्म्स. कई बार ट्रेड टाइज वर डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ आउटराइट प्लंडर. दिस रिलेशनशिप वुड ऑल्टर व्हेन द मंगोल्स वर इन डिजारे. The Chinese would then confidently assert their influence in the steppe. These frontier wars were more debilitating to settled societies. They dislocated agriculture and plundered cities. However, nomads could retreat away from the zone of conflict with marginal losses. History में time and again देखा गया है कि China suffered extensively from nomad intrusion and different regimes, even as early as the 8th century BC. इसीलिए फोर्टिफिकेशन किया गया टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स और ये काम चालू हुआ 3rd century BC से ही. Thus we have the Great Wall of China जो कि है common defensive outwork, a dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by nomadic raids on the agrarian societies of North China. जेंगिस खान का लाइफ समझते हैं.
He was born around 1162 near the Onon River in the north of present-day Mongolia. Named Temujin, he was the son of Yesugai, the chieftain of Kiat, a group of families related to Bojigit clan. His father was murdered at an early age और उनकी मदर जो थी ओइलेनेके raised Temujin and his brothers and stepbrothers in great hardship. The following decade was full of reversals. Temujin was captured, enslaved, and soon after his marriage, his wife Borte was kidnapped, and he had to fight to recover her. During these years of hardship, उसने काफ़ी सारे important friends बनाए, जैसे young Bogurchu, who was his first ally and remained a trusted friend. फिर जमुका, his blood brother Anda, was another. और तेमुजिन ने रेस्टोर किया ओल्ड अलायंसेस विद द रूलर ऑफ कराइट्स, टुग्रिल ओंगखान. ये थे उनके फादर के ब्लड ब्रदर. 1180s and 1190s तक तेमुजिन रिमेन्ड एन अलाई ऑफ ओंगखान एंड यूज द अलायंस टू डिफीट पावरफुल एडवर्सरीज. धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और वो एक एक ट्राइब को पकड़ता रहा, जैसे कि टाटर्स उसके फादर के असासिन्स, फिर कराइट्स, फिर ओंगखान हिमसेल्फ 1203 में उसको पकड़ा. फाइनल डिफीट किया नैमान पीपल को और पावरफुल जमुका को इन 1206. वही जमुका जो कि ओल्ड फ्रेंड था, जो कि अभी हॉस्टाइल फो बन गया था. इट वॉज ओनली आफ्टर दैट कि तेमुजिन को एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेपी लैंड मान लिया गया था, a position that was recognized at an assembly of Mongol chieftains within bracket Quarreltai, where he was proclaimed the great Khan of the Mongols within bracket Khan with the title of Genghis Khan, the Oceanic Khan or universal ruler. 1206 में ख्वारिलताई से ठीक पहले ही जेंगिस खान ने रीऑर्गेनाइज कर दिया था मंगोल पीपल को into a more effective disciplined military force that facilitated the success of his future campaigns. जेंगिस खान का पहला कंसर्न यही था टू कॉन्क्वर चाइना, जो कि फिलहाल डिवाइडेड था इनटू 3 रेम्स. नंबर 1, शीशिया पीपल ऑफ टिबेटन ओरिजिन, जो कि थे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में. नंबर 2, जर्चिन, हुज चिन डायनेस्टी रूल्ड कहाँ, नॉर्थ चाइना फ्रॉम पेकिंग. थर्ड, Sung dynasty, who controlled South China. 1209 तक शीशिया was defeated. 1213 तक Great Wall of China was breached. 1215 तक Peking sacked. 1216 तक Genghis Khan was satisfied enough with his progress of his campaigns. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने मंगोलियन होमलैंड को लौट जाएगा, leaving the military affairs of the region to his subordinates. और ये सारा जो बैटल है अगेंस्ट चिन, इट कंटिन्यूड अंटिल 1234. 1218 में क्वाराखता के डिफीट के बाद हु कंट्रोल्ड द टियाशा माउंटेन्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना में मंगोल डोमिनियन रीच्ड अमू दरिया एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सियाना एंड ख्वाराज़म. सुल्तान मोहम्मद, जो कि थे रूलर ऑफ ख्वाराज़म, फेल्ट द फ्यूरी ऑफ जेंगिस खान्स रेज. कब? व्हेन ही एग्जीक्यूटेड मंगोल एनवॉय. कैंपेन्स बिटवीन 1219 एंड 21 के बीच में ग्रेट सिटीज़ लाइक ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गरगंज, मर्व, निशापुर, हीरत सब ने सरेंडर किया टू द मंगोल फोर्सेस. टाउन्स दैट रेजिस्टेड वर डिवास्टेटेड. निशापुर में क्या हुआ? मंगोल प्रिंस वाज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन. जेंगिस खान को इतना गुस्सा आया दैट ही कमांडेड दैट द town should be laid waste in such a manner that the site could be plowed upon. और exaction of vengeance कैसे होगा कि वहाँ इंसान तो इंसान, even cats and dogs should not be left alive. सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते करते मंगोल forces pushed into Azerbaijan, defeated Russian forces at the Crimea and encircled the Caspian Sea. दूसरी टुकड़ी सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन का पीछा करते करते अफगानिस्तान एंड सिंध प्रोविंस तक पहुंच गए. एट द बैंक्स ऑफ इंडस जेंगिस खान ने सोचा कि अभी मंगोलिया वापस चलते हैं. किस रास्ते से? नॉर्थ इंडिया वाया असम. बट वहाँ की हीट
natural habitat and ill portents reported by his shaman soothsayer made him change his mind. एक ऐसा इंसान जिसका स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, और सूथसेयर का मतलब है एक ऐसा इंसान जो फोरसी द फ्यूचर कर सकता है. जेंगिस खान ने मोस्ट ऑफ हिज लाइफ डेडिकेट कर दिया मिलिट्री कॉम्बैट को. हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वेर अस्टाउंडिंग एंड they were largely a result of his ability to innovate, transform different aspects of steppe combat into extremely effective military strategies. मंगोल्स एंड टर्क्स की एक खासियत थी उनकी हॉर्स राइडिंग स्किल्स, जिसने उनके आर्मी को स्पीड एंड मोबिलिटी प्रदान की. वो लोग रेगुलर इंटरवल पे हंटिंग एक्सपेडिशंस पे जाते थे विच डबल्ड एज फील्ड मैन्यूवर्स. दे वर रैपिड शूटिंग आर्चर्स जो कि चलती हॉर्सबैक से भी काम कर लेते थे. स्टेपी कैवलरी पहले ऑलवेज दे ट्रैवल्ड लाइट एंड मूव्ड क्विकली, लेकिन समय के साथ उन्होंने धीरे धीरे नॉलेज गैदर करना शुरू किया अबाउट द टेरेन एंड द वेदर कंडीशंस, और उसके बाद और चेंजेस देखने को मिले. अब से कैंपेन्स जो है डेप्थ्स ऑफ विंटर में भी किए जाने लगे, ट्रीटिंग फ्रोजन रिवर्स एज हाईवेज to enemy cities and camps. Nomads were conventionally at a loss against fortified encampments. जेंगिस खान की एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि he learned quickly and adapted the siege engines and naphtha bombardment. His engineers prepared light portable equipment which was used against opponents with devastating effect. इम्पॉर्टेंट ईयर चार्ट C.1167 को हुआ बर्थ ऑफ तेमुजिन. 1160 से लेके 70s तक चला स्लेवरी एंड स्ट्रगल. 1180 से 90s तक चला पीरियड ऑफ अलायंस फॉर्मेशन. 1203 से 27 तक चला एक्सपेंशन एंड ट्रियम्फ. 1227 को हो गया डेथ ऑफ जेंगिस खान. बीच में एक इम्पॉर्टेंट ईयर है 1206 जब जेंगिस खान को यूनिवर्सल रूलर ऑफ द मंगोल्स डिक्लेयर किया गया, और 1227 में डेथ होने के बाद से 60s तक रूल ऑफ द थ्री ग्रेट खान्स रहा एंड मंगोल की यूनिटी बनी रही. इस खान के डेथ के बाद मंगोल के एक्सपेंशन को हम 2 डिस्टिंक्ट फेज में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 ईयर्स 1236 to 42. इसके अंडर आता है मेजर गेन्स इन रशियन स्टेपीज, बुल्गार, कीव, पोलैंड, हंगेरी. सेकेंड फेज विद इन ब्रैकेट 1255 to 1300. इसके अंडर है चाइना 1279, ईरान, इराक, सीरिया. Frontier of the empire stabilized after these campaigns. Mongol military forces met with few reversals in the decades after 1203, but after 1260s, the original impetus of campaigns could not be sustained in the West. अभी भी वियना एंड वेस्टर्न यूरोप एज वेल एज इजिप्ट ये मंगोल फोर्सेस के ग्रास में थे, बट their retreat from Hungarian steppes and their defeat at the hands of the Egyptian forces signaled the emergence of new political trends. इसके पीछे 2 कारण हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मंगोल फैमिली के अंदर का इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन, where the descendants of Jochi and Ogodai allied to control the office of Great Khan first 2 generations के दौरान. ये इंटरेस्ट जो था इनका was much more important than the pursuit of campaigns in Europe. दूसरा था कि जोची एंड ओगोडाई लाइनेज मार्जिनलाइज्ड हो गई थी by the Toluid branch of Genghis Khanid descendants. With the accession of Mongke, a descendant of Tolui, Genghis Khan's youngest son, उसने सोचा कि वो मिलिट्री कैंपेन करेगा और ईरान के तरफ जाएगा ड्यूरिंग द 1250s. बट एज टोलुइड इंटरेस्ट इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चाइना इंक्रीज हो गया, तो 1260s तक आते आते फोर्सेस, सप्लाईज, दे वर इंक्रीजिंगली डाइवर्टेड इनटू द हर्टलैंड्स ऑफ मंगोल डोमिनियन. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? मंगोल्स फील्डेड अ स्मॉल अंडरस्टाफ्ड फोर्स against the Egyptian military. Their defeat and increasing preoccupation with China of Toluid family
marked the end of western expansion of the Mongols. Concurrently, conflict between Jochid and Toluid descendants along the Russian-Iranian frontier diverted the Jochids away from further European campaigns. The suspension of Mongol expansion in the west, इससे कैंपेन इन चाइना में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. It was reunited under the Mongols. Paradoxically, it was at the moment of its greatest successes कि तभी internal turbulence between members of the ruling family manifested itself. Social, political and military organization मंगोल्स में एंड अदर नोमैडिक सोसाइटीज़ में एक चीज़ थी, जितने भी एबल बॉडीड अडल्ट मेल्स होते थे ऑफ द ट्राइब उनको आर्म्स दिया जाता था. दे कंस्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेस व्हेन द ओकेशन डिमांडेड. मंगोल ट्राइब और उसके जितने भी सब्सिक्वेंट कैंपेन्स थे अगेंस्ट डाइवर्स पीपल, इससे क्या हुआ, न्यू मेंबर्स इंक्लूड हुए इनटू जेंगिस खान्स आर्मी, विच लेड टू further complications in the composition of this relatively small, undifferentiated body into an incredibly heterogeneous mass of people. उनकी army included groups like Turkic Yugos who had accepted his authority willingly. It also included defeated people like Karats who were accommodated in the confederacy despite their earlier hostility. Genghis Khan ने systematically काम किया to erase the old tribal identities of different groups who joined his confederacy. His army was organized according to the old steppe system of decimal units in divisions of tens, hundreds, thousands and notionally 10,000 soldiers. Old system में clan and tribe would have coexisted within the decimal units. Genghis Khan ने इस practice को stop किया. He divided the old tribal groupings and distributed their members into new military units. Any individual who tried to move from her allotted group without permission received harsh punishment. अभी जो largest unit of soldiers थे उसमें 10,000 women मतलब soldiers हुआ करते थे. अभी इतना बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि इट इंक्लूडेड फ्रैगमेंटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस. ओल्ड स्टेपी सोशल ऑर्डर जो कि इंटीग्रेट करता था डिफरेंट लाइनेज को, क्लान्स को, प्रोवाइडिंग देम विद अ न्यू आइडेंटिटी डिराइव फ्रॉम इट्स प्रोजेनेटर जेंगिस खान, वो अभी ऑल्टर हो गया. जो न्यू मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स थी दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व अंडर हिज 4 sons and specially chosen captains of his army units को नोयोन नाम दिया गया. Also न्यू रेम में अभी एक बैंड ऑफ फॉलोअर्स भी आए आगे who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years. Genghis Khan publicly honor करते थे इन्हें, some of them as his blood brothers within bracket अंडा. एक और सेगमेंट था फ्री मैन ऑफ अ हमलर रैंक, जिनको भी स्पेशल रैंकिंग दी गई एज इज बॉन्ड्समैन, नौकर, अ टाइटल दैट मार्क्ड देयर क्लोज रिलेशनशिप विद देयर मास्टर. दिस रैंकिंग डिड नॉट प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द ओल्ड क्लैन chieftains. The new aristocracy derived its status from a close relationship with the ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स. न्यू हायरकी के चलते जेंगिस खान ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने 4 sons को. क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यूली कॉन्क्वर्ड पीपल. These comprise the 4 ulus, a term that did not originally mean fixed territories. Genghis Khan का lifetime was still the age of rapid conquests and expanding domains, जबकि frontiers were extremely fluid. For example, eldest son का देखते हैं, Jochi. He received the Russian steppes, but the farthest extent of his territory, Ulus, was indeterminate. It extended as far west as his horses could roam. Second son, Chagatai, was given the Transoxianian steppe and lands
north of Pamir mountain, adjacent to those of his brother. Presumably, these lands would shift as Jochi marched westward. Genghis Khan ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था कि his third son Ogodai would succeed him as the great Khan, and on his accession the prince established his capital at Karakoram. Finally, the youngest son Tolui received the ancestral lands of Mongolia. Genghis Khan envisaged that his sons would rule the empire collectively. And to underline this point, military contingents, Tama, of the individual princes were placed in each ulus. The sense of a dominion shared by the members of the family was underlined at the Assembly of Chieftains. Quarrelties were all decisions relating to the family or the state for the forthcoming season, जैसे कि campaigns, distribution of plunder, pasture lands, succession were collectively taken. जेंगिस खान ने ऑलरेडी तैयार कर रखा था रैपिड कुरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रेजिम. Fresh mounts and dispatch riders were placed in outposts at regularly spaced distances. For the maintenance of this communication system, the Mongol nomads contributed a tenth of their herd, either horses, livestock, as provision. This was called the Kubkar tax, a levy that the nomads paid willingly for the multiple benefits that it brought. उनका जो कुरियर सिस्टम था YAM was further refined after Genghis Khan's death, and its speed and reliability surprised travelers. It enabled the great Khans to keep a check on developments at the farthest end of their regime across the continental landmass. The conquered people, however, hardly felt a sense of affinity with their new nomadic masters. During the campaigns, in the first half of the 13th century, cities were destroyed, agricultural lands laid waste, trade and handicraft production disrupted, tens of thousands of people, the exact figure are lost in the exaggerated reports of the time, were killed, even more enslaved. All classes of people, elite हो चाहे peasantry हो, सभी ने suffer किया. In the resulting instability, the underground canals called kanats in the arid Iranian plateau could no longer receive periodic maintenance. As they fell into disrepair, the desert crept in. This led to an ecological devastation from which parts of Khorasan never recovered. जब ये रोज़ के कैंपेन्स का डस्ट सेटल डाउन हुआ तो यूरोप और चाइना को टेरिटोरियली लिंक कर दिया गया. इन द पीस अशर्ड इन बाय मंगोल कॉन्क्वेस्ट विदिन ब्रैकेट पैक्स मंगोलिका ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर्ड. Commerce and travel along the Silk Route reached its peak. Unlike before, the trade routes did not terminate in China. ये और भी आगे बढ़ी. They continued north into Mongolia and to Karakoram, the heart of the new empire. Communication and ease of travel ये vital हो गया for the coherence of Mongol regime. और ट्रैवलर्स को दिया जाता था एक पास जिसे पर्शियन में पैजा और मंगोलियन में गराज बोलते थे फॉर देयर सेफ कंडक्ट. ट्रेडर्स पेड द बाज टैक्स फॉर द सेम पर्पस, ऑल acknowledging thereby the authority of Mongol Khan. The contradiction between the nomadic and sedentary elements within the Mongol Empire eased through the 13th century. एग्जाम्पल के तौर पे 1230s में मंगोल वेज देयर सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट द चिन डायनेस्टी इन नॉर्थ चाइना. एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप था विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट एडवोकेटेड द मैसेकर ऑफ ऑल पेजेंट्री एंड द कन्वर्शन ऑफ देयर फील्ड्स इनटू पास्चर लैंड्स. 1270s तक आते आते साउथ चाइना was annexed to Mongol Empire after the defeat of Sung dynasty. Genghis Khan's grandson Kublai Khan, within bracket D.1294, he appeared as the protector of the peasants and the cities.
1290s तक आते आते मंगोल रूलर ऑफ ईरान गाजा खान within bracket D. 1304, a descendant of Genghis Khan's youngest son Tolui, warned family members and other generals to avoid pillaging the peasantry. It did not lead to a stable, prosperous realm. He advised in a speech whose sedentary overtones would have made Genghis Khan shudder. जेंगिस खान के रेन के टाइम से ही मंगोल ने रिक्रूट करना शुरू कर दिया था सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। कहाँ से? कॉन्क्वायर्ड सोसाइटी में से ही। दे वर समटाइम्स मूव्ड अराउंड। अभी चाइनीज सेक्रेटरीज जिन्हें डिप्लॉय किया गया ईरान में, पर्शियंस इन चाइना, दे हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द डिस्टेंट डोमिनियंस। और उनका जो बैकग्राउंड है, ट्रेनिंग है, दे वर ऑलवेज यूजफुल इन ब्लंटिंग द हार्शर एजेस ऑफ नोमैडिक प्रीडेशन ऑन सेडेंट्री लाइफ। मंगोल खान्स ट्रस्टेड देम, और ये लोग मास्टर के लिए रेज रेवेन्यू करते थे। एंड दीज एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड समटाइम्स कमांड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑल्सो। 1230s में चाइनीज मिनिस्टर येलू शुसाई म्यूटेड सम ऑफ Ogedai's more rapacious instincts. Later half of 13th century में जुवानी फैमिली ने ऐसा ही कुछ रोल प्ले किया इन ईरान। एंड एट द एंड ऑफ द सेंचुरी द वजीर राशिदुद्दीन ने गाजा खान के अंडर स्पीच ड्राफ्ट किया which was to be delivered to his Mongol compatriots, asking them to protect and not harass the peasantry. The pressure to sedentarize was greater in the new areas of Mongol domicile, areas distant from the original steppe habitat of the nomads. मिडिल ऑफ द 13th century तक आते आते वो जो सेंस ऑफ कॉमन पैट्रिमोनी होता था शेयर्ड बाय ऑल द ब्रदर्स, वो रिप्लेस हो गया बाय इंडिविजुअल डायनेस्टी, each ruling their separate ulus, a term which now carried the sense of a territorial dominion. In a way, ये result of succession struggles था, where Genghis Khanid descendants competed for the office of Great Khan and prized pastoral lands. Descendants of Tolui had come to rule both China and Iran, where they had formed the Yuan and Ilkhanid dynasties. Descendants of Jochi formed the Golden Horde and ruled Russian steppes, और चागाताई के सक्सेसर्स रूल्ड द स्टेपीज ऑफ ट्रांसऑक्सियाना एंड द लैंड्स जिसे हम आज टर्किस्तान के नाम से जानते हैं। नोटिसेबली नोमैडिक ट्रेडिशंस परसिस्टेड लॉन्गेस्ट कहाँ पे? स्टेपी ड्वेलर्स सेंट्रल एशिया विद इन ब्रैकेट चागाताई एंड रशिया गोल्डन हॉर्डे। विथ टाइम डिसेंडेंट्स ऑफ जेंगिस खान में ग्रेजुअल सेपरेशन देखने को मिला और सेपरेट लाइनेज ग्रुप्स का मतलब हुआ कि देयर कनेक्शन विद द मेमोरी एंड ट्रेडिशंस ऑफ अ पास्ट फैमिली कॉन्कॉर्डेंस ऑल्टर हो गया। एक ऑब्वियस लेवल पे जाके कंपटीशन बढ़ता चला गया अमंग्स द कजन क्लान्स, और यहाँ तोलुइद ब्रांच was more adept in presenting their version of the family disagreements in the histories produced under their patronage. To a large extent, this was a consequence of their control of China, Iran, and large number of literati that its family members could recruit. At a more sophisticated level, disengagement with the past also meant underlining the merits of the regnant rulers as a contrast to other past monarchs. This exercise in comparison did not exclude Genghis Khan himself. जो पर्शियन क्रॉनिकल हमें मिलता है इल्खानिद ईरान से ड्यूरिंग द लेट 13th century, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है अबाउट द गोरी किलिंग्स ऑफ ग्रेट खान। ग्रेटली एग्जैजरेट किया द नंबर्स किल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई विटनेस ने रिपोर्ट किया कि सिटाडेल ऑफ बुखारा में 400 सोल्जर्स डिफेंड कर रहे थे, जबकि इल्खानिद क्रॉनिकल बताता है कि 30,000 सोल्जर्स वर किल्ड इन द अटैक ऑफ द सिटाडेल। इल्खानिद रिपोर्ट्स always eulogized Genghis Khan, लेकिन it also carried a statement of relief that times had changed and the great killings of the past were over. जेंगिस खानिद लेगेसी इम्पोर्टेंट है, बट उनके डिसेंडेंट्स जो थे उनको एक कन्विंसिंग हीरो की तरह उभरना था टू अ सेडेंट्री ऑडियंस। इसके लिए दे कुड नो लॉन्गर अपीयर
quite in the same way as their ancestors. Following the research of David Allen, recent work on Yasa, the code of law that Genghis Khan was supposed to have promulgated at the Quirltai of 1206, has elaborated on the complex ways in which memory of the great Khan was fashioned by his successors. Earliest formulation में टर्म जो लिखा हुआ है वो है यसाक, विच मीन्स लॉ, डिक्री, ऑर्डर. जो थोड़ी बहुत जानकारी हमको है उससे हम कह सकते हैं कि यसाक कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट, आर्मी, postal system. By the middle of the 13th century, the Mongols had started using related term yasa in a more general sense to mean legal code of Genghis Khan. Middle of the 13th century आते आते Mongols emerged as a unified people and just created the largest empire the world had ever seen. They ruled over very sophisticated urban societies with their respective histories, cultures, laws. Although the Mongols dominated the region politically, they were a numerical minority. The one way in which they could protect their identity and distinctiveness was through a claim to a sacred law given to them by their ancestor. Yasa was, in all probability, a compilation of the customary traditions of the Mongol tribes, but in referring to it as Genghis Khan's code of law, the Mongol people also laid claim to a lawgiver like Moses or Solomon, whose authoritative code could be imposed on their subjects. Yasa served to cohort the Mongol people around a body of shared belief. It acknowledged their affinity to Genghis Khan and its descendants, and even as they absorbed different aspects of sedentary lifestyle, it gave them the confidence to retain their ethnic identity and impose their law upon their defeated subjects. It was an extremely empowering ideology, and although Genghis Khan may not have planned such a legal code, it was certainly inspired by his vision and was vital in the construction of a Mongol universal dominion. Conclusion: Situating Genghis Khan and the Mongols in world history. आज जब हम जंगीज़ खान के बारे में सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो छवि, जो इमेज उनकी उभर के आती है वो है दैट ऑफ अ कॉन्करर, destroyer of cities, and an individual who was responsible for the death of thousands of people. Many 13th century residents of towns in China, Iran, Eastern Europe, they looked at the hordes from steppes with fear and distaste. Mongols के लिए Genghis Khan was the greatest leader of all time. He united the Mongol people, freed them from interminable tribal wars, Chinese exploitation, brought them prosperity, fashioned a grand transcontinental empire, restored trade routes, markets that attracted distant travelers like the Venetian Marco Polo. हमारे पास दो इमेजेस है जो कि कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन यहाँ पे पॉज करके हमें रिफ्लेक्ट करना है, समझना है इस बात को कि कैसे एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव कैन कंप्लीटली इरेज ऑल अदर्स. 13th सेंचुरी तक आते आते ज़रा सोचे मंगोल डोमिनियन का साइज़ कितना बड़ा था और कितना डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल ऑफ फेथ ये एम्ब्रेस करता था, जैसे कि शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बाद में इस्लाम. कुछ भी हो जाए, दे नेवर लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी. मंगोल रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड आर्म्ड कंटिंजेंट्स रिक्रूट किया फ्रॉम पीपल ऑफ ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड रिलीजियंस. उनका था मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस रेजिम दैट डिड नॉट फील थ्रेटन्ड बाय इट्स प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब तब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल रहा फॉर दोज टाइम्स, और हिस्टोरियंस आज बैठ के ये स्टडी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं द वेज इन विच मंगोल्स प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल मॉडल्स किसके लिए, फॉर द लेटर रेजिम्स लाइक मुगल्स ऑफ इंडिया टू फॉलो. द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑन द मंगोल्स या फिर कोई भी नोमैडिक रेजिम मेक्स इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या रही होगी दैट लेड टू द कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल. इन सबको इकट्ठा करके भेजा गया परस्यूट ऑफ एन
ambition पे, किस लिए? To create an empire. The Mongol Empire eventually altered in its different milieus, but the inspiration of its founder remained a powerful force. At the end of the 14th century, Temur, another monarch who aspired to universal dominion, hesitated to declare himself monarch because he was not of Genghis Khanid descent. When he did declare his independent sovereignty, it was as the son-in-law of Genghis Khanid family. Decades after Soviet control, the country of Mongolia is recreating its identity as an independent nation. It has seized upon Genghis Khan as a great national hero who is publicly venerated and whose achievements are recounted with pride. At a crucial juncture in history of Mongolia, Genghis Khan has once again appeared as an iconic figure for the Mongol people, mobilizing memories of a great past in the forging of national identity that can carry the nation into the future.